हाँ भाई, कौन सा पार्ट चल रहा तुम्हारे क्लास का? पार्ट 3 है आज, ठीक है ना। सेट नंबर 822 जेड जेड। कहाँ तक होते क्वेश्चन भैया? 22 के क्या तक? 22 का क्या होना आज? 22 का क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन भी ये भी पहली बार आया। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह 2000 बचा लेता है तो इनकी मासिक आय में ज्ञात करें। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करना। सबसे पहले हम जो लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना पहले व्यक्ति की आय अब देखो, जब भी जहां भी तुम देखते हैं ना अनुपात, जैसे क्या अनुपात दे रखा 9:7 दे रखा, तो जब भी तुम इस अनुपात को ऐसे लिखोगे अलग अलग में दौड़ोगे तो इनके साथ हमें x लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? x। अब लिखते हैं दूसरे व्यक्ति की आय बराबर क्या हो जाएगा इसी प्रकार? 7x। अच्छा, अब देखना क्या है इसमें, एक है खर्चों का अनुपात और देखा, तो लिख सकते पहले व्यक्ति का खर्चा, पहले व्यक्ति का खर्चा कितना दे रखा? 4:3 दे रखा, तो 4 बाई मान लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का खर्चा 3 बाई। क्यों भैया? खर्चे का अनुपात 4:3 दे रखा था, तो इधर 4 बाई और इसे 3 बाई। इसी प्रकार 9x और 7x हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति 2000 बचाता है, यहाँ पर लिखो प्रत्येक व्यक्ति या फिर लिख देते, ये भी लिख सकते हैं दोनों व्यक्तियों की बचत, दोनों व्यक्ति की प्रति माह बचत बराबर 2000, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें करते क्या है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या तुम्हें खुद ही पता होगा कि व्यक्ति की जो आय है, ठीक है, माइनस खर्च बराबर क्या होगा? बचत, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई ये फॉर्मूला कैसा आया? अब मुझे बताओ, तुम दिन में 100 रुपये कमा रहे हो, कितने रुपये कमा रहे हो? 100 रुपये। सबके समझ में आ रहा? 100 रुपये में से तुमने 20 रुपये खर्च कर दिए, तो बताओ जो 80 रुपये हैं ये क्या है? ठीक है, मतलब 100 रुपये तुमने कमाए, 20 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब 80 तुमने हैं बचाए, यानी अच्छा बोलते बचत। इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगता कि आय माइनस खर्च बराबर बचत। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्नानुसार, पहले वाले व्यक्ति की आय कितनी है भैया? 9x। अच्छा, अगर मैं बात करूं पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है? 4 भाई। आय में से खर्चा घटाते हैं, बचाता कितना है? 2 है। इक्वेशन नंबर 5। किसी को दिक्कत है भैया? उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? दूसरे वाले व्यक्ति की। कितनी आय है? 7x। दूसरे आदमी का खर्च कितना है? 3 भाई, और बचाता ये भी कितने हैं? 2000। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अच्छा, हल तो कर सकते हैं ना भैया, ठीक है ना। अब देखते हैं समीकरण नंबर 1 में मैं क्या करूं, समीकरण नंबर 1 में मैं समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देता और इसमें 4 से, तो ये 12 हो जाएंगे और ये हम काट लेंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, उसने पूछा क्या? दोनों की आय पूछी है, ठीक है। आय पूछी ना, तो आय में क्या है? x, तो केवल x का मान निकाल लो और इनमें रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो आइए आई निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा करनी है हमें, अब हमें बाई हटाना है, बाई हटा दो तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करते हो तो ये आता है 3 9x - 4y बराबर 2000, गुणा कर दो 9 27x 3 चौक 12y और 3 दूनी 6, इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आप समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करते हो। जब आप 4 से गुणा करते हो तो 4 7x - 3x बराबर 2000, 7 चौक 28x, 4 तिया 12x और 4 दूनी 8। ये आपको रहता है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब करते क्या है आप, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बाई था ना, अच्छा यहाँ पर दोनों दोनों माइनस है ना। अब करेंगे क्या है ना, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर आप 4 घटा दो, या फिर ऐसा करो समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को आप घटा दो, या माइनस का चिन्ह आ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 28x - 12y = 8000। ठीक है भाई, और ये कितना है आपका 27x - 12y बराबर 6000। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये आपको कट जाता है। ये कितना बच गया आपका 2000 और यहाँ पर कितना बच रहा आपका x, यानी x का मान क्या आ गया आपका 2000। अब लिखेंगे क्या, x का मान 2000 है ना, तब पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय क्या है 9x है, इसका मतलब 9 गुणा 2000, 9 दूनी 18,000 रुपये तो पहले व्यक्ति की आय है। और यहाँ पर लिखते हैं भैया दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है 7x, यानी 7 गुणा 2000, कहने का मतलब ये है 7 दूनी 14,000। ये है सही आंसर है। ठीक है, नोट कर। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करने का। भैया हल्का क्वेश्चन ही है 4 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर, बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं 3, 2, -2 -3 व 2, 3। सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब हमने क्या करा, एक त्रिभुज ऐसे ही बना दिया टेम्परेरी, ये ए, ये बी और सी। ये क्या है आपके 3, 2, ये क्या है आपके बी -2 -3। एक बार बिंदु मैच कर लो अपनी 2, ये है ना। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे क्या, ये समकोण त्रिभुज है ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं भैया, अब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिंदु ए व ए के निर्देशांक लिख दो चाहे, व बिंदु बी क्या है -2 -3 के बीच की दूरी, के बीच की क्या है भैया आपकी। तो इसको लिखते हैं ए बी बराबर अंडर रूट, क्या लिखते हैं x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अच्छा ए बी, ठीक है, अंडर रूट मत लगाओ, क्यों भैया, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ना, तो पाइथागोरस में वर्ग ही रहता, वर्ग सिद्ध करने में नहीं होगा। अच्छा x2 की वैल्यू बताओ, x2 क्या है आपका। तो यहाँ पर देखो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 और ये y2। x2 क्या है आपके पास -2 का वर्ग में 3 है ना,
ठीक है, बाई टू क्या है आपका -3 और -2। ये ध्यान रखना, मान रखने में गलती ना हो। अच्छा कितना हो जाएगा -5 और 5 का वर्ग 25 प्लस कितना होगा 5 का वर्ग यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 25 और 25 क्या हो जाएंगे आपके ए बी का जो वर्ग है वो क्या है आपका 50। ठीक है, अच्छा या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब लिखेंगे क्या बिंदु बी, बी के निर्देशांक क्या थे -2 को -3 व बिंदु सी और सी के निर्देशांक 2, 3 के बीच की दूरी क्या लिखोगे भैया VC बराबर अंडर रूट ना लगाओ, यहाँ पे स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट लिख दूँ ना x2 - x1, x2 ये हो गया और x1 माइनस प्लस का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 और माइनस प्लस हो जाएगा VC का वर्ग जो है 2 दूनी 4 का वर्ग 16 9 नहीं 6 का वर्ग 36 और ये आपका क्या आ रहा है BC का वर्ग आपका आ रहा है 52। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं CA। हाँ बेटा ये काम सही है, यहाँ पर देख लो बिंदु C का क्या है यहाँ पर 2, 3 व बिंदु A क्या है 3, 2 के बीच की अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखोगे CA बराबर इस प्रकार से वर्ग लगा लोगे, क्या होगा x2 यानी 3 - 2 का वर्ग प्लस 2 - 3 का वर्ग क्या होगा 1 का वर्ग तो 1 लिख दो ना 1, चलो यहाँ पर लिख देता है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका 1, तो आप कहोगे 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 इसी प्रकार से 2। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है एक समकोण में एक वो लगती पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस अगर मैं इसे कर्ण मान लूँ तो ये क्या है आपका 50 यानी कर्ण का वर्ग क्या है आपका 50। ठीक है भैया, बराबर नहीं BC को मान लो, BC मान लो कर्ण क्या है आपका 52। ठीक है, और लंब मान लूँगा 50 और आधार का वर्ग क्या मान लूँ 2, तो देखो यहाँ भी 52 और यहाँ भी 52 आ गया नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो हमने ये माना ना BC का जो वर्ग है ना BC का वर्ग जो है वो आपका ये क्या है AB का वर्ग प्लस CA के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ अतः ये क्या है एक क्यों समकोण त्रिभुज है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसकी भुजाएं उनके समान है। ठीक है ना, नोट। अब यहाँ पर देख लो चित्र में दे रखा है OA × OB बराबर OC × OD, ये भैया OD है। तो सिद्ध कीजिए कोण A जो होगा यानी ये जो होगा कोण A ये कोण C के बराबर होगा और कोण B जो होगा भी कोण D के। हाँ तो जैसे यहाँ पर देखो कोण A जो होगा कोण C के, कोण B जो होगा कोण D के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखते दिया क्या है, दिया है आपको OA × OB बराबर OC × OD ये दे रखा है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम इस OC को यहाँ पर नीचे जाते हैं और ये यहाँ पर रखा, तो OA / OC बराबर OD / OB यहाँ पर लिख सकते हो दिया, ये आपको दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोण
ए ओ डी, ए ओ डी, सी ओ डी, यानी ये दोनों कोण क्या होंगे? कोण ए ओ डी इक्वल होगा कोण सी ओ बी। क्यों? शीर्ष कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, जब ये कोण इतने बराबर हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ बी। और जब ये समरूप होगा तब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। आई बात समझ में? नोट करो, यहाँ पर देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर में। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई यानी जो झंडा है उसकी लंबाई आपको बतानी है और बिंदु P से भवन की दूरी बतानी है। ठीक है ना? एक बार फिर से सुन लो कि भूमि के एक बिंदु P से, यानी भूमि पर, यहाँ पर भूमि है और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। भैया ये क्वेश्चन जितनी बार तुम पढ़ के अच्छा चित्र बनाओगे ना, तभी क्वेश्चन हो सकता है। जिस लड़के से चित्र ये क्वेश्चन पढ़कर समझा नहीं ना, उससे डायग्राम बिल्कुल नहीं बनेगा। जिससे ये नहीं बनेगा उसका आंसर जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए एक एक लाइन पढ़ो और जो वो कह रहा है वैसे लिखते रहो। अगर थोड़ा डायग्राम आपने गलत बना दिया तो आपके नंबर पे 4 नंबर। इसलिए बहुत अच्छे समझना है क्या कह रखा है। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, भूमि के एक बिंदु P से, ठीक है ना, 10 मीटर ऊंचे भवन, तो 10 मीटर ऊंचा ये क्या है आपका भवन। ठीक है, इसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या है भैया, 30 उन्नयन। उसके बाद भवन के शिखर पर एक ध्वज है, यहाँ पर एक ध्वज, ऐसे एक झंडा मान लो आप, या फिर आप इसको ऐसे न करके एक झंडा है आपका इस प्रकार से, ऐसा मान लीजिए आपका झंडा है। ठीक है ना? और उसका अगर मैं उन्नयन कोण की बात करूं, उसी बिंदु से आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री। हमारी बात समझ में? अच्छा, अब वो जानना चाह रहा है, पहली बात तो ये जो झंडे की ऊंचाई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई याद करनी, जो कि मैंने क्या मान ली h, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी जानना चाह रहा है। बिंदु मतलब भूमि पर स्थित बिंदु P से भवन के बीच की दूरी क्या है। ठीक है ना? जिसका डायग्राम ठीक और समझ में आ गया होगा उसका क्वेश्चन ठीक। अब ध्यान से समझ लो कैसे होगा। ये हमने h मीटर में, कोई बताएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई होगी? 10 + h मीटर। अच्छा, आओ तो फिर सबसे पहले करते क्या है, हम चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है? अच्छा, त्रिभुज में अच्छा पहले ABCD मान लेते हैं। हमने मान लिया इसको यहाँ पर A, B और C। ठीक है ना? अब जो त्रिभुज है आपका, पहले चल रहे हम BCP में, त्रिभुज BPC। वहां पर जब तुम बोर्ड पे क्वेश्चन करोगे तो ऐसे नहीं लिखना। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को जमाना भी है थोड़ा सा, कि माना झंडे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है ना, और
भवन की ऊंचाई 10 मीटर दे रखी है और बिंदु P से माना भवन की दूरी x मीटर है और उन्नयन कोण 30 है और झंडे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इतनी हिंदी लिखने के बाद जब जाके क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है ना। ये भैया मैं क्यों नहीं लिखवा रहा, मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो इतना लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपका है, ठीक है ना, tan थीटा हम लगाते हैं, tan थीटा लंब बटे आधा, ठीक है भैया। tan थीटा क्यों लगा रहे हो, क्योंकि भैया लंब हमें दे रखा है और आधार हमें निकालना है, ठीक है। हर जगह tan थीटा नहीं लगता, कहीं sin थीटा भी लगता है, ठीक है ना। वो कहाँ लगता है, जहाँ हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी हो और लंब की दे रखी हो। आओ फिर tan क्या था 30 है ना, 30 डिग्री। भैया लंब कितना है 10 और ये कितना आपका x और 1/√3 10 बटे x यानी x बराबर 10√3 मीटर। ये तो हमारा स्टार्टिंग में निकल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है। आओ उसके बाद चलते त्रिभुज ACP में, ACP जब हम इसमें चलते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, ये जो आपकी ये तो पूरा लंब हो जाएगा और ये आधार है, तो यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू, या डायरेक्ट लिख दूँ tan 45 इक्वल टू लंब कितना आपके पास 10 प्लस h अपॉन ये कितना आधार, ये भैया सेम रहेगा दोनों के लिए। अच्छा ये एक है 10 प्लस h बटे x, यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी x बराबर 10 प्लस h, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, x का मान रख देंगे, x का मान रखने पर, ठीक है। तो जब आप x का मान रखते हो तो ये है 10√3 बराबर 10 प्लस h, यानी ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 10√3 माइनस 10 बराबर h, यानी h बराबर 10, या फिर ऐसे कर दो 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बराबर h, यानी h बराबर 10 √3 माइनस 1। आगे चेक करना, √3 का मान रखा है। अगर भैया √3 का रखा है मान, यहाँ पर भी रखा होगा फिर दोनों में, एक मिनट चेक कर लो कि √3 का अगर मान रखा तो √3 का मान रख सकते हो, देख लो ये रखा है दोनों में रखा ना। तो देखो अगर हमारा √3 का मान रखते हैं तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे h बराबर √3 का मान बोलो 1.732 माइनस 1, ठीक है। और जब आप यहाँ पर लिखते हो तो h बराबर 10, ये कितना हो जाएगा भैया 0.732, ठीक है। और h बराबर 10 गुणा 0.732, यहाँ पर दशमलव लगाओ, कितने 3, 1 से 1 कट जाएगा तो h बराबर अब आ जाएगा 7.32 मीटर। नहीं बात समझ में, ठीक है जी आ गई। और जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो भैया तो यहाँ पर भी तो कुछ यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान रख देता हूँ √ का 1.732, उसी प्रकार से इसका भी आंसर यही आना चाहिए 17.32, ये आ रहा है क्या 17.32, ये इतना हमारा मीटर में आंसर होगा, नोट करो। ये है भैया माध्यक दे रखा है 525 और बारंबारताओं का योग इसमें 100 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भैया हम x और y का मान हमें निकालना है तो उसके लिए पहले निकालेंगे हम संचयी बारंबारता, क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता आप सभी को अच्छे से निकालनी आती है, कैसे निकालते हैं भैया, क्या करोगे 2 7 प्लस x और भैया कितने हो जाएंगे 19 प्लस x, 19 और 7 को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 36 प्लस x
उसी प्रकार से 56 प्लस एक्स, इसी प्रकार से 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसी प्रकार से जब आप इसको जोड़ते हो तो क्या आ जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसी प्रकार जब 7 को जोड़ोगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 72 4 76 एक्स प्लस, एक बार चेक कर लेना ये कैसे, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब तुम्हें देखना क्या है, अब हमें ये देखना है, अच्छा योगफल, योगफल हमने पहले क्या रखा 12 का योगफल 100 है, यहाँ पर दिख रहा 12 का योगफल 100 है, इसका मतलब n का मान क्या है आपके पास 100, तो n अपॉन 2 का मान क्या होगा आपके पास 50। जब 50 है तो बताओ 50 कहाँ मिला होगा, तो इससे जाते हैं आपको यहाँ पर मिल रहा होगा ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगी आपकी F, ये L1 और ये ठीक है ना। अच्छा उसके बाद अब करेंगे क्या, HW में दे दूं कर लोगे, मुझे तो लग रहा ना होगा, हो जाएगा ठीक है भैया। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप x का मान और y का मान यहाँ पर मुझे दे सकते हैं ना, क्लास समझ में आ गई। हाँ बेटा भी साइड में दे दूँगा, 1 मिनट रुक जाओ। ये बताओ अच्छी लगी क्लास, समझ में सारे क्वेश्चन आए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।